नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. Section 50 BNSS. This is section 50 BNSS, or it is this section 52 CRPC. Section 50 BNSS, power to seize offensive weapons. So first question in your prelims will come from the heading itself. They can give you heading in which section deals with the power टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। दिस इज सेक्शन 50 BNSS। इसको तो रट लीजिएगा पूरी तरीके से, पढ़िए क्या है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान सा ही है। द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस संहिता। तो उसको ध्यान रखिएगा, द पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन। हु इज दिस पर्सन? द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस संहिता। तो या तो पुलिस ऑफिसर हो सकता है या कोई भी अन्य व्यक्ति हो सकता है जो कि अरेस्ट कर रहा है इस संहिता के अंतर्गत में। इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट इज मेड, अरेस्ट के तुरंत बाद क्या कर सकते हैं? टेक फ्रॉम द पर्सन अरेस्टेड एनी ऑफेंसिव वेपन विच ही हैज अबाउट हिज पर्सन। तो यहां पर काम की बात यह है कि इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट ऑफेंसिव वेपन मे बी सीज्ड from the possession of the person of that accused, that person। लेकिन खास बात जो आप देखेंगे यहां पर, इससे पहले वाला जो सेक्शन हमने पढ़ा था, सर्च क्या पढ़ा था? सर्च was carried by the police officer। Seizure of the offensive weapon can be done by the police officer or even by the any other person who is making arrest। ये आपको टेक्निकलिटीज में समझना चाहिए। Even the other person who is not a police officer, yes, he may be the private person, he may be the magistrate, he has been given authority to seize the offensive weapon from the possession of the person arrested। and वो भी कब? immediately after the arrest is made, arrest के तुरंत बाद ऐसा कर सकता है वो। got it? next क्या करेगा उसके बाद में? then shall deliver all weapons so taken to the court, option 1, and option 2 the officer बिफोर विच और होम द ऑफिसर। ये है, ये जो प्रोड्यूस किया जाएगा। बस तो बस इसी इन ऑफेंसिव वेपन्स को किसको प्रोड्यूस करा जाएगा? टू द कोर्ट। इफ ही इज द पुलिस ऑफिसर ही विल हैव टू प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। इफ ही इज अ प्राइवेट पर्सन ही विल हैव टू प्रोड्यूस बिफोर द पुलिस ऑफिसर। तो आई बिलीव कर लेंगे, अब तो बहुत ज्यादा है नहीं इसमें। नाउ कम टू सेक्शन 51। अब आप इसको 51, 52 एंड 53 BNSS। 51 आप जो लोग कंफ्यूज होना चाहते हैं उनके लिए बहुत मसाला है यहाँ पर। 51, 52 एंड 53 BNSS एंड इसी के कोरस्पोंडिंग हो जाएंगे 53, 53A, 54, 53, 53A and 54 CRPC। ठीक, these are corresponding CRPC sections। These are regarding the medical examination। What? These three sections are related to the medical examination। Why I am saying कि you may be confused? because these are the medical examination for different situations। तो किस किस का मेडिकल एग्जामिनेशन कौन से सेक्शन में है ये याद रखना आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। आसान इसलिए है कि कुछ टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है नहीं, मुश्किल इसलिए कि अगर रिवीजन बहुत अच्छा नहीं किया तो ये मिक्स हो सकते हैं कि कौन से मेडिकल एग्जामिनेशन कौन से सेक्शन में था। तो इट कैन बी ए प्रॉब्लमेटिक थिंग एज वेल। तो बहुत अच्छे तरीके से इनकी हेडिंग्स को रट के रखना। नाउ दिस इज सेक्शन 51 इज विद रिगार्ड टू द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ होम, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड है ये। दिस इज नॉट द अरेस्टेड पर्सन। नाउ प्लीज सी द सेक्शन 52, एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप है ये।
And now see the 53. Examination of arrested person. So examination of accused ये हुआ, examination accused किस में आया 51, ये रेप accused 52, अरेस्टेड पर्सन 53। इस प्रकार से बन गए आपके नोट्स, कंफ्यूजन खत्म कर लेंगे आप लोग। तो देखिए एक्यूज और अरेस्टेड पर्सन, व्हाई आई एम सेइंग कि अरेस्टेड पर्सन मे बी एक्यूज और मे नॉट बी एक्यूज, दैट इज व्हाई द थर्ड सेक्शन, ये 53 वाला। अब बढ़ते हैं, देखिए ये कंपल्सिव है ये कि एक है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो वन शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस, है ना, विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी भी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध विटनेस बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। ये आपका है फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू किसी का मतलब एक तरीके से कंपल्शन, अंडर कंपल्शन किसी एक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जा रहा है। तो यहाँ पर इसमें ये भी डिस्कशन है कि वेदर दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। नाउ इट हैज़ बीन काथी कालू, एक नोट एक केस लिख लीजिए अब, काथी कालू केस ऑफ काथी कालू कर लीजिए। अनिल ए लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये है 1981 का केस। इन दीज केसेस इट वॉज हेड, लिख लीजिए, दैट सेक्शन 53 CRPC, नाउ सेक्शन 51 BNSS is not violative of article 20 clause 3 and that a person cannot be said to have been compelled to be a witness against him if he is merely required to undergo a medical examination in accordance with the provisions of section 53 CRPC ब्रैकेट में now section 51 BNSS। तो this was held in the case of अनिल लोखंडे, लिख लीजिए इसमें, this was held in the case of अनिल लोखंडे and in this case ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिलाइड, सुप्रीम कोर्ट नहीं, इन दिस केस बस ऐसा लिखिए, प्रिंसिपल्स laid down by the Supreme Court in Kathi Kalu, principles laid down in the case of Kathi Kalu were relied on। मैं यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ आपको। देखिए ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 हुआ, इट सेज दैट नो वन शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी भी व्यक्ति को उसके खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए, विटनेस बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं आप, राइट। तो उसमें ये प्रिंसिपल है कि वो जो उसका मीनिंग ये है कि आप उससे कुछ ऐसा जो उसकी पर्सनल नॉलेज के फैक्ट्स हैं उसके लिए आप उसको कंपेल नहीं कर सकते। लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन उसके को उससे बाहर रखा गया। मेडिकल एग्जामिनेशन अगर हम कराते हैं
किसी व्यक्ति का, तो ये नहीं कह सकते कि भाई वो खुद के उसका मजबूर किया जा रहा है। तो आपसे कोई प्रिलिमिनरी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड है या नहीं है, इन विच केस इसकी वैलिडिटी चैलेंज की गई थी। तो अब ध्यान रखना इन दोनों चीज़ों को। तो जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड समझा, मैंने आपको केस लॉ का नाम मेंशन कर दिया आपके लिए, राइट। एंड इससे अलग भी, जब ये बेरेट का प्रोविजंस से अलग भी 1-2 लेक्चर होंगे जहाँ पर जो अदर डिस्कशंस हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर, आई विल बी टेकिंग दैट आउट एज वेल। हाँ साहब, कर लेंगे आप लोग ये भी। अब बढ़े आगे को। व्हेन ए पर्सन इज अरेस्टेड ऑन ए चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस of such a nature and alleged to have been committed under such circumstances that there are reasonable grounds for believing that an examination of his person will afford evidence as to the commission of the offense। बस ये समझिए, देखिए दिस इज व्हाट कि सिचुएशन क्या है। ये सिचुएशन ये है कि ए पर्सन इज अरेस्टेड, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, एंड फॉर व्हाट रीजन, ऑन द चार्ज ऑफ एन ऑफेंस, उस पर किसी अपराध का आरोप है, तो ही इज अरेस्टेड एज एन एक्यूज्ड। सो बेसिकली दिस इज द केस ऑफ एक्यूज्ड अरेस्टेड। दिस इज नॉट एनी पर्सन, ही इज द पर्सन हु इज एक्यूज्ड, नंबर 1। सेकेंडली कि विच ऑफेंस, कौन सा अपराध ऐसा है, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, ऑफेंस कौन कौन से हो सकते हैं, थेफ्ट हो सकता है, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट CBT। नो, दीज आर द ऑफेंसेस, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अबैटमेंट, these are the offenses where you will see there is no need of medical examination। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, mere agreement is sufficient to constitute the offense, तो मेडिकल एग्जामिनेशन क्या कर लेगा उसमें। अबैटमेंट में इफ यू आर इंस्टिगेटिंग समवन ओनली, तो मेडिकल एग्जामिनेशन उसमें कुछ काम नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है। तो दिस इज नॉट मेडिकल एग्जामिनेशन इन एवरी केस, यू शुड कीप इट इन माइंड, अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। दिस इज वॉट विद रिगार्ड टू एन ऑफेंस, वो कैसा ऑफेंस होना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 51 और 53 CRPC। 15 बिनेस के लिए ऑफेंस किस प्रकार का, ऑफ सच नेचर, इस प्रकार की प्रकृति होनी चाहिए, एंड कमिटेड अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, और उन परिस्थितियों में किया गया हो कि मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे तो उससे आपको कोई एविडेंस मिलेगा। इट मे बी एनी ऑफेंस अगेंस्ट द बॉडी, it may be culpable homicide, it may be murder, it may be hurt, grievous hurt, it may be the acid attack। अब जैसे acid attack हुआ, मान लो सपोज कीजिए he is accused of acid attack, तो हो सकता है accused की फिंगर्स पर भी एसिड के ट्रेसेस मिल जाएं। If are you getting point? Sexual assault, short of rape, अगर उसने मॉलेस्ट करने की कोशिश की, हो सकता है लड़की ने कहा कि हाँ मैंने उसको थप्पड़ मारा था, मैंने उसके स्क्रैचेस, मेरे खून उसके मिल जाएंगे, तो मे भी किसी पार्ट पर, उसके बाजू पर, कमर पर, यहाँ पर, वहाँ पर उसको वैसे स्क्रैचेस मिल जाएं। तो इसलिए इन जनरल बात रखी गई है यहाँ पर। ये व्हाट काइंड ऑफ, जैसे कैरोसिन ऑयल छिड़क करके जला के मार दिया गया, तो हो सकता है कि जब बर्निंग इंसिडेंट में इसके भी हाथ जले हों, छोटे मोटे किए हों। ओके, तो उस तरह की ऑफेंसेस बात कर लें, इसलिए उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट एवरी ऑफेंस, ऑफेंस ऑफ सच नेचर एंड अंडर सच सर्कमस्टेंसेस। व्हाट काइंड ऑफ नेचर, व्हाट सर्कमस्टेंसेस, कि बिकॉज ऑफ दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग, इस ऐसा विश्वास करने के युक्त आधार हैं कि सच एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन से क्या मिलेगा, विल अफोर्ड एविडेंस, उसका साक्ष्य मिलेगा, एज टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस, अपराध के घटित होने के संबंध में उसके पर्सन के एग्जामिनेशन से साक्ष्य मिलने की संभावना है। ऐसा नहीं होगा ही होगा, बट द ऑफेंस रिक्वायर्स नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड द सर्कमस्टेंसेस, ये उन परिस्थितियों के लिए है। सो एक्यूज इज अरेस्टेड, नंबर 1, ऑफेंस इज ऑफ सच नेचर where medical examination may afford evidence, then it shall be lawful
It shall be lawful for a medical practitioner acting at the request of the police officer and for any person acting in good faith in his aid and under his direction, what? It shall be lawful what? To make such examination of the person arrested as is reasonably necessary in order to ascertain the facts. ओके बस बात समझ में आ रही है। तो फिर जो किसके लिए रीजनेबल होगा कि जो व्यक्ति है ये जो रजिस्टर्ड मेडिकल, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर उन्होंने टर्म यूज किया रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, राइट। तो who will conduct the medical examination? Registered medical practitioner. And now who is this registered medical practitioner? ये भी देख लेते हैं साथ साथ अभी ये। Please go to the explanation. Explanation में जो B part है पहले इसको समझिए। What do you mean by the registered medical practitioner? Who is that? It means a medical practitioner who possesses any medical qualification, which qualification? Recognized by the National Medical Commission 2019 and whose name has been entered in the National Medical Register or State Medical Register under that act. प्लीज एंड को मत भूलिएगा। अब इसको मैं समझाता हूँ है क्या ये। देखिए जैसे यू डू द डिग्री ऑफ LLB, आपने LLB डिग्री करी बट आप लोगों ने अपने आप को बार काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो यू कैन नॉट बी सेड टू बी द रजिस्टर्ड एडवोकेट, है कि नहीं है। सेम थिंग इज विद रिगार्ड टू द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है ही हैज कंप्लीटेड हिज MBBS डिग्री लेकिन उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो ही कैन नॉट कंडक्ट सच काइंड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। आर यू गेटिंग पॉइंट? क्योंकि इन ये छोटी छोटी बातें यहाँ से आपको बहुत मदद मिलेगी। एक तो मदद मिलेगी एग्जाम में, दूसरा आपका टेम्परामेंट वैसा बनता है पढ़ने का। दूसरी बात क्या है कि क्या यहाँ पर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात की गई है? हाँ, डोंट गेट कंफ्यूज, दे हैव नॉट यूज सच काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट। द मेडिकल एग्जामिनेशन बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, इट मीन्स रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन प्लस नेम इन द रजिस्टर ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। इतना कर लेंगे आप, ये नेम नेशनल मेडिकल रजिस्टर में NMR में उसका नाम होना चाहिए। दैट पर्सन विल बी कॉल्ड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। नाउ कम टू दी व्हाट डू यू मीन बाय द एग्जामिनेशन, व्हाट कैन बी। तो इन दिस सेक्शन और जो बाकी सेक्शंस आने वाले हैं अभी 52 और 53 हो जाएंगे। शैल इंक्लूड व्हाट, इसको पढ़ लीजिए, इससे आपका आइडिया लगेगा। एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड, राइट। अब ब्लड में क्या आ गया? ब्लड में क्या आएगा? ब्लड से क्या चलेगा पता? वेदर ड्रंकन ड्राइविंग का केस है मान लीजिए, वेदर यू वर ड्रंकन एट दिस पोजीशन और नॉट, तो आपके उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन ब्लड के सैंपल्स में ड्रंकन का आ सकता है, राइट। ब्लड स्टेन्स, आपके पर्सन पर, आपके कपड़ों पर अगर ब्लड स्टेन मिलते हैं तो। सीमेन स्वैब इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस में सीमेन स्वैब लिया जा सकता है। स्पूटम एंड स्वेट, थूक और पसीना। हेयर सैंपल्स लिए जा सकते हैं। फिंगर नेल क्लिपिंग्स बाय यूज ऑफ मॉडर्न एंड साइंटिफिक टेक्निक्स, तो इन सबको आपको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इंक्लूडिंग DNA प्रोफाइलिंग कराई जा सकती है। एंड सच अदर टेस्ट विच द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर थिंक्स नेसेसरी इन ए पर्टिकुलर केस। तो किसी केस में जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को सही लगेगा वैसे टेस्ट कराए जा सकते हैं। एंड सम ऑफ देम आर गिवन एज एन एग्जाम्पल। ब्लड सैंपल का हो गया, ब्लड स्टेन्स हो गए, सीमेन स्वैप हो गया, स्पुटम हो गया, स्वेट हो गया, हेयर सैंपल्स हो गए, फिंगर नेल क्लिपिंग्स हो गई। कर लेंगे आप। तो ये ऐसा एग्जामिनेशन कराया जा सकता है। इसमें किसके द्वारा कराया जाएगा? मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब आप फिर वहीं पर पहुंचते हैं दोबारा।
It shall be lawful by the registered medical practitioner. Now you know the meaning of this. He is acting under the request of any police officer. This should be underlined by you. तो जो मेडिकल एग्जामिनेशन होना है दैट इज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर. Sometimes you will see person arrested himself request for my medical examination. Accused भी कहता है कि मेरा मेडिकल करा लो जी पहले. कैसे कब होता है? अरे रे 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 कब होता है? मान लीजिए एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया विद इन 24 आवर्स. एक टर्म पढ़ी होगी आपने, पुलिस कस्टडी. कितने लोग जानते हैं इसका मीनिंग? एक का है जुडिशियल कस्टडी. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस जुडिशियल कस्टडी? और देखिए क्या है. जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो इट इज़ ऑब्लिगेटरी कि विद इन 24 आवर्स उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए. तो पुलिस अपने साथ केवल उसको 24 आवर्स रख सकती है. बस उसमें जो पूछताछ करनी है 24 आवर्स में अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लीजिए. बियॉन्ड दैट इफ यू वांट, इफ पुलिस वांट कि हिज कस्टडी शुड बी गिवन टू अस so that we can complete our investigation. सपोज कीजिए इट्स ए केस ऑफ रॉबरी और इट्स ए केस ऑफ थेफ्ट और वट एवर, और वो कहें कि साहब जो स्टोलन आर्टिकल्स है दोज कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द झारखंड में ले गया वो, तो अब वहाँ से जाकर रिकवरी करनी है तो एक्यूज को लेके जाना पड़ेगा वहाँ पर. तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? पुलिस कस्टडी चाहिए. अदरवाइज उसको 20 मजिस्ट्रेट क्या करता है, एक्यूज को प्रोड्यूस करा गया या तो भेजेगा जेल में वो उसको, तो इसे कहते हैं जुडिशियल कस्टडी. नाउ द एक्यूज हु इज इन जेल, ही इज कंसिडर्ड टू बी इन कस्टडी ऑफ द कोर्ट, इसलिए कहते हैं जुडिशियल कस्टडी. नाउ बट इफ हिज कस्टडी इज हैंडेड ओवर टू पुलिस, क्योंकि यू कैन टेक हिम, इट इज कॉल्ड पुलिस कस्टडी. तो ये लिमिटेड रूप में मिलती है ओनली फॉर मैक्सिमम 15 इनिशियल डेज. प्रारंभ के 15 दिनों में के लिए मिलती है बस ये, राइट. तो पुलिस कस्टडी में क्या होता है कि पुलिस कस्टडी फिर अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट करती है. जब भी मैं पुलिस कस्टडी का नाम याद आता था ना तो मुझे बात याद आ जाती है, जब मेरी नया अपॉइंटमेंट हुआ था तो मुझे देखो मैं तो पहले क्या कि मुझे उस सब CRPC और ये सब उतना आते नहीं थे. वो तो मैं अपने आज की BNS और कॉन्स्टिट्यूशन के दम पर उसको ले गया खींच करके, और था भी मेंस भी नहीं था उसमें, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब प्रीलिम्स था एक तरीके से और इंटरव्यू था, तो मैनेज हो गए वो. अब पुलिस कस्टडी और ये सब मैंने उतने डीप में नहीं पढ़ रखे थे. यहाँ पे इंस्पायर भी ऐसे हो सकते हो कि कम पढ़ के भी हो जाता है सिलेक्शन, बाद में करते रहो. इतना डीपर नहीं पढ़ रखा था सब कुछ. मैंने पढ़ा था यहाँ पुलिस कस्टडी के ये सब पढ़ रखा था, पुलिस कस्टडी कितने दिन की, वो सारे जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रखे हैं वो तो रट रहे थे. लेकिन एक होता है ना एक सब्जेक्ट को जीना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना, उसको घुस के पढ़ना समझना, वो नहीं कर रखा था. तो जब मेरा अपॉइंटमेंट हो गया और हर संडे किसी एक AVP की ड्यूटी लगती है, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी लगती है क्योंकि विद इन 24 आवर्स प्रोड्यूस करेंगे वो. तो जिनकी अरेस्ट सैटरडे को हुई है उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा संडे को, तो संडे को स्पेशल ड्यूटी लगनी ही पड़ेगी. एक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगेगी तो साथ में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी लगेगी. तो एज एन AP मेरी ड्यूटी लगी. तो उस समय बड़ा मन करता है कि ना हाँ भी पुलिस वाले आते हैं फिर आपके पास, यू एंजॉय दैट एक्चुअली. हाँ सर क्या सर पुलिस कैसे दिला दो, अंकल इसमें क्या दिक्कत है, कितने दिन की चाहिए? बस सर 2 दिन की. 2 दिन क्या है तो 4 दिन की ले, इसमें क्या दिक्कत है, फर्स्ट 15 डेज की ले ही सकते हैं हम लोग. तो मैंने आर्ग्यूड कि सर वी नीड द पुलिस कस्टडी फॉर 4 डेज. तो मजिस्ट्रेट समझ गया, ठीक है लेट कीप इट पेंडिंग. फिर PP साहब को चैम्बर में बुलाओ, फिर हम लोगों ने चाय वाय पी साथ में,
कह रहे पीपी साहब क्यों बेचारे को पिटवा रहे हो, बहुत इतने आसान नहीं है पुलिस कस्टडी। मैंने आपको डिनाई नहीं किया वहाँ पर, क्योंकि मैं समझ गया था जितने झील से आप आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे ना पुलिस कस्टडी के लिए भी, पूरा का पूरा एविडेंस और ये वो, मैं समझ गया कि आपकी थ्योरी जो है ना वो भरी पड़ी है, आपको पुलिस कस्टडी चाहिए ही चाहिए। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ता है कि पुलिस कस्टडी का मतलब है कि एक्यूज़ की पिटाई करवाना, कि वे अलाउड करना, खूब तोड़ेंगे ऐसे, तो मिनिमम टाइम के लिए देते हैं हमेशा इसको। अब आप बताओ जनरली आपको कितने टाइम के लिए चाहिए, फिर मैंने कहा फिर तो पुलिस ऑफिसर दोबारा कंसल्ट कर लो फिर मैं रिक्वायर्ड कितनी है, तो मुझे वो ध्यान आ जाता है पुलिस कस्टडी की वैल्यू। तो आप लोग मेरे ख्याल से आप ध्यान रखेंगे इस बात का, पुलिस कस्टडी में अब क्या होगा, क्या अप्रीहेंशन आई वहां से निकल करके, टॉर्चर की। तो अगर एक्यूज का कोई अच्छा एडवोकेट होगा तो वो क्या प्रे करेगा कि जनाब पुलिस कस्टडी में, पहले तो दो मत ना, अगर आप दे रहे हो ना तो प्लीज़ गेट हिम मेडिकली एग्जामिन्ड। अब इसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा तो आज की डेट में इसके पर्सन पर कहाँ कहाँ चोट लगी हुई है, कहाँ कहाँ पर स्वेलिंग है, कहाँ पर क्या है, वो रिकॉर्ड पर आ जाएगी। एटलीस्ट अब इसका पुलिस से टॉर्चर होगा और जब ये पुलिस कस्टडी से बाहर आएगा तो हैंड ओवर करेंगे दोबारा, देन ही शुड बी अगेन मेडिकली एग्जामिन्ड। तो इसकी जो फिजिकल जो चेंजेस हैं वो हमें पता चल जाएंगे। अब पुलिस डरेगी कि अगर एक डंडा भी मारा और वहाँ से रेडिश हो गया और वो 2 दिन के अंदर उसको नहीं खत्म हुआ तो मेडिकल एग्जामिनेशन में फिर हम पकड़ाएंगे डंडा मारा क्यों, क्योंकि दैट इज नॉट परमिटेड, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है वो। तो मेडिकल एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ आपको मैं, हाउ दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड। ठीक है, तो मजा आ रहा है नहीं आ रहा, इंटरेस्टिंग और नॉट, जल्दी बताइए क्यों ज्योति, बढ़े आगे, समझ गएंगे आप लोग क्या हो रहा है इसमें भी। सो दिस इज एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, यही मैंने आपसे कहा था। एंड फॉर, बस तो इस पहला है इट शैल बी लॉफुल फॉर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये तो हो गया डॉक्टर, और देयर में बी समवन एल्स, एनी पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ इन हिज एड and under his direction, he may be his compounder, he may be the assistant of the doctor, right? क्या होगा, तो ये जो प्रोटेक्शन दे रहा है किसको, इसमें लैंग्वेज क्या लिखी हुई देखो, it shall be lawful for the registered medical practitioner, it means if the registered medical practitioner is conducting medical examination, it shall be lawful for him, it should not be treated as unlawful, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी उसके लिए, राइट? उसी तरीके से एनीवन कंपाउंडर कहेंगे आप करो, मैं नहीं आऊंगा इसमें, आप तो छूट जाओगे, मैं कहां से, तो इसलिए उसको भी कवर करा गया कि हु इन गुड फेथ असिस्ट कर रहा है उसको, अंडर हिज डायरेक्शन, एक्टिंग अंडर हिज डायरेक्शन काम कर रहा है वो। तो ये जो जितने कंपाउंडर हैं, नर्सिस हैं, वार्ड बॉय जो उसको असिस्ट करेंगे उस समय, वो भी यहाँ पर कवर्ड हो जाएंगे, बिकॉज इट शैल बी लॉफुल फॉर दैट। तो एक एक शब्द समझा दिया मैंने आप लोगों को यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं इसमें कैसा करेंगे, क्या मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इज देयर एनी गाइडलाइन, देन सच एन एग्जामिनेशन, ऐसा एग्जामिनेशन होगा एज इज रीजनेबली नेसेसरी, जितना युक्त आवश्यक होगा, इन ऑर्डर टू असर्टेन द फैक्ट्स विच में अफोर्ड सच एविडेंस। ओके, तो जैसा आवश्यक होगा वैसा करेंगे। एंड ये खास बात आपके लिए है, एंड टू यूज सच फोर्स एज इज रीजनेबली नेसेसरी फॉर दैट पर्पज। तो वेदर द यूज ऑफ फोर्स, वेदर द फोर्स कैन बी यूज फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, आंसर इज यस। इट मीन्स, ध्यान दीजिए कि द पर्सन एक्यूज अगर रेसिस्ट करता है, he can be forced for the medical examination, it is also permitted। इसीलिए सेक्शन 20 क्लॉज 3 के में इसका डिस्कशन कोर्ट के सामने आया कि मुझे नहीं कराना मेडिकल एग्जामिनेशन, हाउ कैन यू फोर्स मी, दिस इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, दिस इज अ ब्रीच इन ब्रीच ऑफ माय फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3। कोर्ट ने कहा नहीं, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड लाइक दिस। तो इसलिए रीजनेबल फोर्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर दैट पर्पज। सो आई एम ट्राइंग कि आपको एक एक वर्ड समझा दूं मैं, और उसको आगे तक ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। आगे बढ़िए। वेन एवर
बस अब ये स्पेशल केस आ गया, द पर्सन ऑफ ए फीमेल, अब यू नो इसमें क्या होगा फिर तो, है ना। तो एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड, ओनली को हाईलाइट कर लीजिए, ओनली बाय ए फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और अंडर द सुपरविजन, ये है काम की बात। देखो बाय और अंडर दी, इसका भी आपको समझना चाहिए। ईदर इट शुड बी बाय द मेडिकल बाय द फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो यहां तो इट मीन्स व्हाट, कि जो डॉक्टर है हिम शी शुड बी ए फीमेल, और समटाइम्स इट मे ऑल्सो हैपन कि द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर तो फीमेल है, उसके सुपरविजन में देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि कोई मेल भी हो, बट एटलीस्ट ईदर दिस मेडिकल एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड पर्सनली बाय द फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल एग्जामिनर प्रैक्टिशनर, और एटलीस्ट इट शुड बी अंडर द सुपरविजन ऑफ फीमेल मेडिकल। तो दोनों ही बातें इसमें आ गई हैं, कर लेंगे आप लोग। अब नेक्स्ट, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP shall without any delay forward the examination report to the investigating officer। IO को फॉरवर्ड कर देगा अपनी रिपोर्ट, इसमें तो कुछ खास बात है नहीं, समझ गए होंगे आप लोग इसको। बस कि जो RMP है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, विदाउट एनी डिले रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देंगे IO को। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको करा चुका हूं इसमें। तो दिस कंप्लीट्स सेक्शन 51। सेक्शन 52 BNSS corresponding section 53A CRPC एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगेन दिस इज व्हाट, जैसे कहूँगा दिस इज व्हाट प्रीलिम्स पे क्वेश्चन फिर वहीं से आएगा, हेडिंग से आएगा, कर लेंगे आप लोग। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, हेडिंग को मत भूलिएगा, बार रिपीटेडली कह रहा हूँ। अरेस्ट से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं उन सबके मार्जिनल नोट्स आपको रटे होने चाहिए फॉर प्रीलिम्स, कहीं से भी क्वेश्चन बनता है इसमें। तो स्पेशली दिस इज द एक्यूज ऑफ रेप, राइट। 51 में था एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस था, तो ये पहले जो सेक्शन था ऐसे याद कर सकते हैं। 51 एंड 52 आर रिलेटेड टू द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज पर्सन्स। वो एक्यूज पर्सन इन जनरल है, यहाँ पर स्पेसिफिकली फॉर द एक्यूज ऑफ रेप है ये। व्हेन ए पर्सन इज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ एन ऑफेंस ऑफ द रेप और अटेम्प्ट टू कमिट रेप, तो ओनली द रेप और अटेम्प्ट टू रेप, एंड वही लाइन है उसी तरीके से, बस there are reasonable grounds for believing that an examination of each person will afford evidence as to the commission of such offense। सेम, तो इसको हम उसी तरीके से समझ सकते हैं। It shall be the lawful for the registered medical practitioner, यहां पर आपको देखना पड़ेगा, बस देखिए, It shall be lawful for a registered medical practitioner, कौन सा, employed in a hospital run by the government or by local authority। this is, see, इतनी टेक्निकली हमें बेरक को पढ़ना चाहिए। now you can compare it with the section 51। in case of 51 जैसे मैंने वहाँ पॉइंट आउट कहा था कि आप देख लीजिए यहाँ पर कहीं पे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात नहीं की गई है, बट सेक्शन 52 टॉक्स अबाउट द हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी जैसे म्यूनिसिपैलिटी रन डिस्पेंसरी होती है, राइट। तो इट शुड बी द, एक तरीके से आप कह सकते हैं ये तो सरकारी डॉक्टर हो गया, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एम्प्लॉयड इन, जो सरकारी अस्पताल में एम्प्लॉयड हो, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट पे हुआ या फिर अब परमानेंट पर हुआ, लेकिन ही शुड बी एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। लेकिन अगर मान लो नहीं हो वो तब, एंड इन द एब्सेंस ऑफ सच प्रैक्टिशनर, एक सेकेंड, and in the absence of such practitioner within the radius of 16 km, please highlight, write down prelims from the place where the offense has been committed,
बाय एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर। देखिए तो यहाँ पर क्या आ गया कि तो फर्स्ट प्रायोरिटी इट वॉट दैट द मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 52 शुड बी कंडक्टेड बाय द RMP एंड एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मान लीजिए वहां पर नहीं हो तो कहां तक ढूंढोगे उसको? इन द एब्सेंस ऑफ सच प्रैक्टिशनर विद इन द रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर। रेडियस देखिए, अगर ये सर्कल है, ये सर्कल है तो इस पार्ट को बोलते हैं 16 किलोमीटर। तो 16 ये है कौन सा स्पॉट? ये रखा आपके सामने, फ्रॉम द प्लेस वेयर ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। वो स्थान, ये वाला कौन सा स्थान हो गया जहां पर रेप हुआ है, इसके 16 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहां पर? गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, तब क्या होगा? तो यहां पर है ही नहीं, देन फिर यानी कि 16 किलोमीटर तक का आप ये देखेंगे कि यहाँ मिल जाए, वहाँ मिल जाए, कहीं मिल जाए। तो 16 किलोमीटर तक के RMP को आप सर्च करेंगे। अगर 16 MP तक नहीं हो देन क्या उसका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा? तब होगा किसके द्वारा होगा फिर? वो बाय एनी अदर मेडिकल एग्जामिनेशन, बस बाय एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सही है, कर लेंगे आप लोग। ये रिक्वेस्ट कौन करेगा? वही पुलिस ऑफिसर ही करेगा। फिर बाकी सब ऐसे ही, फॉर एनी पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ इन हिज एड अंडर, यानी कि उसके कंपाउंडर, वार्ड बॉय, नर्सेस के लिए कवर हो गया, जैसा कि 51 में। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, इसको समझने के 52 को आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते आप, 51 के साथ पढ़ना आप इसको, क्योंकि कुछ टर्म्स 51 में यूज की गई हैं, उनको फिर सेक्शन 51 में समझा दिया मैंने। To make such examination of the person arrested as to and to use such force as is reasonably necessary for that purpose, वही फोर्स भी यूज कर सकते हैं जैसा कि हमने 51 में पढ़ा था। वही है, देखिए बस ये तो ये रिपोर्ट की बात आ गई। जैसे कि 51 में रिपोर्ट की बात की गई है, ऐसे ही इसमें जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडक्टिंग सच एग्जामिनेशन शैल विदाउट डिले एग्जामिन सच पर्सन एंड प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑफ हिज एग्जामिनेशन गिविंग फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, बस कि जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट है उसको थोड़ा गाइड कर दिया गया इसमें। वे क्यों किया गया? सो दैट जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो कुछ ढील ना डाल दे इसमें, क्योंकि ऑफेंस जो है वो बहुत ग्रेव है, बहुत सीरियस है वो। तो क्या क्या ध्यान रखेगा वो? ये रहा, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द अक्यूज्ड एंड ऑफ द पर्सन बाय हुम ही वाज ब्रॉट, कौन उसको लेकर आया था, एज ऑफ द अक्यूज्ड, मैं पढ़वा देता हूँ आप लोग को, मार्क्स ऑफ इंजरी इफ एनी ऑन द पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एज ऑफ द अक्यूज से चलेगा पता कि वेदर ही जुवेनाइल और नॉट, जुवेनाइल है या नहीं है, ठीक है, एक्यूज। और ये भी चलेगा अगर एक्सट्रीम एज होगा, एक्सट्रीम एज हो सकती है तो फिर चलेगा कि उसकी कैपेबिलिटी पर क्वेश्चन पहुंच जाएगा। मान लीजिए कोई है ही 80 का 90 ऐसी उम्र का मेल है कि वहाँ पे रेप की पॉसिबिलिटीज़ लगभग ख़त्म हो चुकी हैं, उस पर आरोप है, तो फिर ये देखा जाएगा कि भाई एक फैक्टर एज इज ए रेलिवेंट फैक्टर, राइट, जुवेनाइल इज ए बीइंग जुवेनाइल इज ए रेलिवेंट फैक्टर। उसी तरीके से मार्क्स ऑफ इंजरी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क्स ऑफ इंजरी विल इंडिकेट वेदर दैट sexual activity was consensual or was it forceful. If it was forceful, if it was resisted by the girl or female, then there should be some mark over the person of the accused. इसलिए जरूरी है ये। Description of the material taken from the person of the accused for DNA profiling. DNA profiling के लिए उसके person से क्या क्या मिला, मान लीजिए कोई जो लड़की है उसी का कोई हेयर उससे उसकी बॉडी पे अटैच हो गया हो, वो मिल जाए, व्हाटएवर, है ना, तो वो सब। अदर मटेरियल इन रीजनेबल डिटेल्स, तो ये इन्होंने डिटेल दे दी इसमें
कि आपको कौन कौन सी उसका फोकस करना है। अब यहाँ पे स्किप नहीं करेगा, ये क्रॉस चेक करेगा डॉक्टर कि भाई इन बातों का रिपोर्ट में मुझे इन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे थर्ड, द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइसली द रीजंस फॉर सच कंक्लूजन अराइव्ड। उनका जो कंक्लूजन होगा उसको रीजंस देने पड़ेंगे, रीजन रिपोर्ट होनी चाहिए। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल ऑल्सो बी नोटेड इन द रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्ट टाइम ऑफ द कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का एग्जैक्ट टाइमिंग, कब एग्जामिनेशन शुरू हुआ, कब एग्जामिनेशन खत्म हो गया, इसकी एग्जैक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या है, आरएमपी शैल विदाउट डिले फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ये पढ़ ही चुके हैं आप, इसमें कुछ है नहीं। इसमें खास बात क्या है कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट है तो आरएमपी से किसको मिली, उसकी ड्यूटी क्या है, हु शैल फॉरवर्ड इट टू द मजिस्ट्रेट रेफर टू इन। अब इसमें सेक्शन देख लीजिएगा एक बार अभी, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट, बस मजिस्ट्रेट 193 ना, हाँ 193 की रिपोर्ट में 193। मुझे कई बार क्रॉस चेक इसलिए करना पड़ता है कि ये काफ़ी कुछ तो सेक्शंस वही है ना जो सीआरपीसी के थे, तो कहीं मिक्स ना हो गए हो, कहीं कॉपी उसमें कहीं कुछ हो, तो मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में भेज देंगे अभी। हु शैल फॉरवर्ड इट टू द मजिस्ट्रेट रेफर टू इन 193 एज पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रेफर टू इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ दैट सेक्शन। यानी कि पुलिस रिपोर्ट यानी कि चार्जशीट के पार्ट के रूप में, चार्जशीट के पार्ट के रूप में इसको आप एज ए डॉक्यूमेंट बना के भेजेंगे, ला के भेजेंगे इसमें, यानी कि एक तरीके से पीस ऑफ एविडेंस के रूप में वहाँ पर जाएगा साथ में ये। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 52। नाउ कम टू सेक्शन 53। दिस इज सेक्शन 53 BNSS corresponding section 54 CRPC, एग्जामिनेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। तो आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था 51, 52, 53 की हेडिंग को अच्छी तरह याद करेंगे और कंपैरेटिवली याद रखेंगे ताकि कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनता है आपका। पढ़िए क्या है, When a person is arrested, he shall be examined by a medical officer in the service of the central government or a state government, and in case the medical officer is not available by a registered medical practitioner soon after the arrest is made। बस इसमें आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर भी आप ये देखो, आप इसको इस तरीके से देखिए, लेंस लगा के देखना, क्या यहाँ पर कहीं पर भी एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर है? नहीं है। यहाँ पर ही शैल बी एग्जामिन्ड, अगर वो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा ही होगा। बात समझ में आ रही है? जेल में भेजने से पहले जुडिशियल कस्टडी में जाने, भाई आदमी मर जाए यार, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जेल में हुई मौत, जेल में तोड़ा दम, है ना, तो हुआ टॉर्चर का शिकार, तो इसीलिए एक उसकी ट्रू पिक्चर जा सकती है। इसलिए ऑब्लिगेटरी है कि व्हेन ए पर्सन इज अरेस्टेड, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ही शैल बी एग्जामिन्ड बाय ए मेडिकल ऑफिसर। यहाँ पे क्या टर्म लिखी है बताइए ना। अगर भाई साहब मैंने अगर एक क्वेश्चन बना दिया, ए पर्सन अरेस्टेड शैल बी मेडिकली एग्जामिन्ड, ऑप्शन ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेडिकल ऑफिसर, इस तरीके से बना दिया गया। यहां पे क्या टर्म यूज की गई है? मेडिकल ऑफिसर। हाँ, अब इसके कोई टेक्निकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन लैंग्वेज की सिग्निफिकेंस है यहां पर ये। तो जो लैंग्वेज आपके ब्रैकेट में लिखी हुई है वही ऑथेंटिक है। यहां पे दे हैव यूज्ड द वर्ड मेडिकल ऑफिसर, सही है। हु इज इन द सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सरकारी नौकर हो, सरकारी अफसर हो। वहां पे क्या यूज किया गया था टर्म 52 में? जरा देखिए,
नजरे इनायत कीजिए यहाँ पर। एम्प्लॉयड, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एम्प्लॉयड, इसका मीनिंग क्या हो सकता है कि ही मे नॉट बी इन सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, इट मे बी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब एज वेल फॉर द टाइम बीइंग, एम्प्लॉयड है। बट व्हाट इज द डिफरेंस इन केस ऑफ 53, he shall be examined by मेडिकल ऑफिसर। बोलिए, तो ये बैरक की जो ब्यूटी होती है उसको समझ पा रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना होता है। नहीं, इन जनरल नहीं पढ़ सकते हम लोग इन चीज़ों को। और अगर वो नहीं है तब क्या होगा, देन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब यहाँ पर सून आफ्टर द, यहाँ पर जो है आपको एक बात चुभेगी, खाई जाएगी, चिंता सताएगी कि यहाँ पे कोई नोट अवेलेबिलिटी कहीं लिखा नहीं है। 16 किलोमीटर का रेडियस, 5 किलोमीटर का रेडियस, कौन सा रेडियस है ना, तो बस, तो ये विजडम ऑफ द उस पर है कि ये सरकारी का देखा जाए, नहीं है तो ऑल्टरनेटिव है। और जैसा कि इसमें था कि 16 किलोमीटर का रेडियस की बात की गई थी रेप के केस में, वैसी बात यहाँ पर नहीं है। मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि 51, 52, 53 का जो इनके जो डिफरेंस, इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि वहाँ पे ये, यहाँ पे ये, तो आपको पता होना चाहिए। तो एक टेबल बना लीजिएगा, 51, 52, 53 की टेबुलर एक कंपेरेटिव नोट्स बनाइए इसके हर पॉइंट पर। प्रोविजन क्या कहता है, पढ़िए आप जरा। इफ द मेडिकल ऑफिसर और द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज ऑफ द ओपिनियन दैट वन मोर एग्जामिनेशन ऑफ सच पर्सन इज नेसेसरी, ही मे डू सो। सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन पॉसिबल है या नहीं है, वो किस पर डिपेंड करता है, मेडिकल ऑफिसर या रजिस्टर्ड आरएमपी के बेस पर करता है। प्रोवाइडेड फर्दर वेयर द अरेस्टेड पर्सन इज ए फीमेल, फिर वही है, द एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी शैल बी मेड बाय ओनली और अंडर सुपरविजन ऑफ ए फीमेल मेडिकल ऑफिसर, एंड इन केस ए फीमेल मेडिकल ऑफिसर इज नॉट अवेलेबल बाय ए फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। वही बात आ गई फिर वो, ये इनका पहले एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ, फीमेल का फीमेल के द्वारा होगा। बस क्लॉज 2 पर आ जाइए। द मेडिकल ऑफिसर और ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सो एग्जामिनिंग द अरेस्टेड पर्सन शैल प्रिपेयर द रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, और वहीं पर मेंशन करेगा क्या, इंजरीज, मार्क्स ऑफ वायलेंस अपॉन द पर्सन अरेस्टेड। तो उसी तरीके से रिपोर्ट बनेगी, वही जो जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, इंजरी के मार्क्स की रिपोर्ट बनाएंगे, एंड अप्रॉक्सीमेट टाइम कि कब इसको इंजरी लगी थी। देखिए ये जैसे मान लीजिए किसी इंजरी है, तो इंजरी पे जो हम उसका कलर कैसा है, रेडिश है, ब्लूइश हो चुका है, खुरन हो गया है, तो उससे आइडिया लग जाता है कि हाँ इसका जो इंजरी है कितने दिनों पहले की होगी, इस तरीके से ये वो सब बताएंगे इसमें ये। एंड लास्ट में वेयर एन एग्जामिनेशन अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड, ए कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड शैल बी फर्निश्ड, किसको, टू द अरेस्टेड पर्सन और द पर्सन नॉमिनेटेड बाय सच पर्सन। बस इसमें खास बात यह है क्योंकि अरेस्टेड पर्सन है, ये एक्यूज की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसके मेडिकल एग्जामिनेशन की कॉपी भी उसको दी जाएगी। तो ये एक 152 में नहीं था, यहाँ पे अरेस्टेड पर्सन को मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट दी जाती है, ये बात है, खास बात यहाँ पर ये। शैल बी फर्निश्ड, ऑब्लिगेटरी है ये। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 53। इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड सेक्शन 51 to 3। तो these 3 sections should be read together, understood together, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो काफ़ी जगह कॉमन है, तो आप इजीली बहुत स्पीड अप भी कर सकते हैं उसको। और फिर इनमें जहाँ जहाँ कॉमन पॉइंट हैं, कहाँ कहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करने वाले पॉइंट्स हैं, उनको भी आप फोकस तभी कर पाएंगे। ये वीडियो आपने देखा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा, आपने लाइक भी किया होगा, कमेंट भी किया होगा और शेयर भी करेंगे। आज मैं आपको एक टिप और देता हूँ यहाँ पर, ये कि आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए। देखिए रिवीजन के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम तो देना वो तो करते ही करते हैं, लेकिन मैं आपको टिप देता हूँ, आपको जो आपका ट्रैवलिंग टाइम है, जो आपका खाने का टाइम है, जो वेटिंग टाइम है, उसमें थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपका बहुत टाइम बचेगा, इसमें बहुत टाइम बचेगा और आप बहुत फास्ट लर्निंग कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।